हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेश यादव, 12th बायो का परिसंचरण तंत्र। आज का अपना टॉपिक की बात करें। परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें रुधिर जो है ऊतकों एवं कोशिकाओं तक बिना किसी नलिका के स्थानांतरित होता है, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर धमनियों तथा शिराओं की सहायता से प्रवाहित होता है। अपने ये टॉपिक आएंगे। पहला है रुधिर, जिसको ब्लड कहेंगे अपन। दूसरा है रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। तीसरा जो टॉपिक है वो हृदय है, हार्ट। एंड उसके बाद में है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। एंड देन हृदय से संबंधित रोग। आज का अपना टॉपिक रहेगा रुधिर। टॉपिक है रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसमें मेनली टू पार्ट्स हैं। पहला है प्लाज्मा, ये 55% होता है। सेकंड है रुधिर कणिकाएं, 45% ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा जो है उसमें मेनली दो कंटेंट्स होते हैं। पहला है वाटर 92%, फिर उसके बाद में 8% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन होती है। मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है मनुष्य में वो ग्लोबुलिन, दूसरी है फाइब्रिनोजन, तीसरी है एल्बुमिन और बहुत ही अल्प मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से सोडियम आयन पाया जाता है। उधर की बात करते हैं अपन। रुधिर कणिकाएं होती है, ब्लड कार्पसल्स होती हैं, वो मेनली तीन होती है। पहला डब्ल्यूबीसी है, दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। पहला जो है वो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कणिका में, और दूसरी है एग्रेनुलोसाइट ए कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में जो है ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो तीन होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद में एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। टॉपिक है अपना प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो टोटल प्लाज्मा की लगभग 8% पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी है? पहला है एल्बुमिन, प्राशन दाब नियमन में काम करती है। दूसरा है एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है प्रतिरक्षी निर्माण में काम करती है। आईजी जिसको कहते हैं, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं आईजी, उसके निर्माण में सहायक होती है। फिर उसके बाद में फाइब्रिनोजन, रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये किसका काम करती है? रुधिर स्कंदन का कार्य करती है। रुधिर कणिकाओं में पहला है आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट्स और फिर उसके बाद में डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की अपन बात करें तो आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। 120 दिन पश्चात ये ये यकृत और प्लीहा में जाकर लीवर और स्प्लीन में जाकर विघटित हो जाती है, जिससे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो वर्णक बनते हैं जो स्टूल और यूरिन जो है मूत्र और मल का कलर प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके बाद में इनका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। इनकी आकृति जो होती है वो उभयावतल आकार होती है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य रुधिर में इनकी मात्रा 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। महिलाओं में इनकी संख्या कम होती है थोड़ी, वो 47 ब्रेक पर mm³ महिलाओं में होती है। इसकी बात करें तो आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो वेरिएबल होती है, 14 ± 2। इसका मतलब ये है या तो क्या होगा 16 होगा या फिर कितना हो सकता है 12 हो सकता है। इसकी हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में 12 से 16 के बीच में पाया जाता है। इससे कम होता है तो उस कंडीशन को अपन एनीमिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है इनकी आकृति अनियमित होती है, इनरेगुलर शेप में होती है। इसकी जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा, सही अर्थों में ये मेगाकैरियोसाइट जो है उनके टूटने से बनती है। फिर उसके बाद में इनकी संख्या जो है वो मनुष्य रुधिर में 3 लाख पर mm³ होती है। इनका जीवन काल जो है वो 5 से 7 दिन होता है। इनके 5 से 7 दिन के पश्चात इनका विघटन जो है वही होता है जहां आरबीसी का होता है। आरबीसी का भी लीवर और स्प्लीन में हुआ था, यकृत और प्लीहा में हुआ था, इनका भी वही होता है। कार्य जो है वो रुधिर का निर्माण में होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो 7000 पर घन mm पाई जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो है ब्लड में वो 600:1 होता है। फिर उसके बाद में इनका जीवन काल जो है वो 4 से 5 दिन होता है। इसके पश्चात ये वहीं पर यकृत और प्लीहा के अंदर जाकर डीनेचर्ड हो जाती है, वहां पर विघटन हो जाता है इनका। इनके मुख्य लक्षण जो है वो अमीबीय गति होती है। ये दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट कणिका में और दूसरी अकणिका में एग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है वो
दो प्रकार की होती है, कणिका में ग्रेनुलोसाइट और अकणिका में एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो तीन होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होती है 60 से 65%। ये उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित होती है, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। इनमें डायबिटेसिस का करेक्टर पाया जाता है। डायबिटेसिस का मतलब ये है कि एक कोशिका झिल्ली के आर पार गति कर जाती है, इसीलिए इनमें ये लक्षण पाया जाता है, डायबिटेसिस का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है अपनी इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स होती है वो अम्लीय अभिरंजन के कारण अम्लीय अभिरंजक से रंजित होती हैं, इसीलिए इनको इओसिन। अम्लीय अभिरंजक कौन होता है? इओसिन। इओसिन से अभिरंजित होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? इओसिनोफिल कहा जाता है। ये मुख्यतया एलर्जी की क्रियाएं जब होती है उस दौरान संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो होती है एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है इनमें। हिस्टामिन जो अपने बॉडी में सीक्रेट हो जाता है एलर्जी के दौरान, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट है अपना बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होती है 0.5% होती है। ये सारी रंजक जो होता है उससे रंजित होती है। इनकी जो कार्य जो है वो हिस्टामिन और हिपेरिन का स्त्राव करना होता है। हिपेरिन जो होता है वो ब्लड कोगुलेशन को रोकता है। ग्रेनुलोसाइट, इसके अंदर पहला जो है वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट जो है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का 30% होता है। इनका जीवन काल जो है वो 2 से 10 दिन तक होता है। मतलब ये है कि ये मिनिमम 2 दिन और अधिकतम 100 दिन तक हो सकती है। इसका निर्माण जो है वो थाइमस में होता है और लसिका गांठें जो होती है वहां जाकर के इनका संचय होता है। ये दो प्रकार की होती है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर इसके बाद में जो है इनका कार्य जो है टी लिम्फोसाइट जो होती है और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों की दोनों जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है और बाहरी कारक जो होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, सेल्स होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, उनको मारने का काम करती है। फिर उसके बाद में आती है सेकंड इनकी जो है वो मोनोसाइट। फर्स्ट कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। सेकंड कौन सी होगी? मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो बक्सकाणीय प्रकृति की पाई जाती है, फेगोसाइटिक नेचर होती है। मतलब ये है कि ये जो है वो जैसे मान लेते हैं कोई कोशिका है, मोनोसाइट जो है वो क्या करेंगे, ये मोनोसाइट है और यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ ग्रेड कर लेंगे और इसको मारने का काम करेंगे। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? बक्सकाणीय फेगोसाइटिक प्रक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद आती है मेगोसाइट। मोनोसाइट जो होती है आपस में मिलकर के मैक्रोसाइट का निर्माण करती है, मैक्रोफेज का निर्माण करती है। ये सब मिलकर के जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है। मतलब ये है कि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले वो पेट किसकी होगी? इनसे मोनोसाइट से, और मोनोसाइट से जैसे फॉरेन पार्टिकल सामना होता है तो उनको मारने का काम करती है, पक्षवाणी क्रिया के लिए काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रुधिर संवहन, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, 1901 में की थी। इनके अनुसार ब्लड ग्रुप जो है एबी ब्लड ग्रुप के टाइप बताए उन्होंने, ए बी एंड ओ। ये है रुधिर संवहन। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला कोई मनुष्य है तो उसकी आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। इसके आधार पर अगर ए एंटीजन पाया जाएगा तो उसको ए ब्लड ग्रुप कहेंगे, बी पाया जाएगा तो उसको बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, अगर दोनों होंगे तो ए बी होंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन? ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। और आरबीसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या कहेंगे? अपन ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। देखिए आप आगे एंटीजन जो है ए रुधिर समूह वाले जो व्यक्ति है उसके अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? ए आरबीसी के ऊपर। बी वाले में कौन सा पाया जाएगा? बी। सेम जैसा है वैसे ए बी वाले में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए बी। ओ वाला जो है उसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? जीरो ग्रुप भी कह देते हैं, कभी कभार ओ भी कह देते हैं। अब देखो इसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में जो होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए के अंदर जो होती है एंटीबॉडी बी होती है। फिर उसकी बी की जो है एंटीबॉडी कौन सी होती है? स्मॉल ए होती है। ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। फिर उसके बाद में ओ जो है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, ए एंड बी दोनों। अब देखो ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी वाला और ओ वाला किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं? पहली बात करते हैं। देखो जो डोनर होता है उसकी एंटीजन काम करती है और जो एक्सेप्टर होता है उसकी प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी काम करती है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में सेम होगी तो रिएक्शन होती है इम्यूनोग्लोबुलिनेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो उस प्रक्रिया में जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो जाती हैं तो उस दौरान जो है वो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो जाती है। अब देखो कौन किसको दे सकता है? को देगा, मतलब जो है ए किस किस को देगा? अब
उसको देगा जिसके रुधिर के अंदर जो है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जो है वो इसके सेम नहीं होनी चाहिए, उसको दे देगा। तो किसको देगा? ये ए को देगा क्योंकि एंटीबॉडी कैसी है? विपरीत वाली है। इसमें ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित है इसीलिए दे देगा इसको। दूसरी बात करते हैं बी जो है, बी किसको देगा? क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ए है, विपरीत है, दे देगा। सेम वाले में किसको नहीं दे पाएगा? ए को नहीं दे पाएगा, सेम वही बात है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो अपन क्या होगा, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी क्या है? अनुपस्थित है। अब देखो एंटीबॉडी ए बी है तो इसमें भी सेम हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगी। किससे लेगा? केवल केवल और केवल ए बी से लेगा। वो जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीबॉडी जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी पाई जाती है, इसका डोनर है तब ये एंटीजन होगा। तो एंटीजन इसमें अनुपस्थित होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इसको डोनेट कर सकता है, तो सबसे लेगा ये। समझ में आ गया? सबको दे देगा। सॉरी, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, सॉरी एंटीजन अनुपस्थित होती है, इसीलिए ये सबको दे देगा। इसीलिए इसको वो जो ब्लड ग्रुप होता है, जीरो ब्लड ग्रुप जो होता है, उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अब देखो किससे ले सकता है, किस से ले सकता है? देखो ब्लड ग्रुप ए वाला है, अब लेगा कौन? वो लेगा जिसमें एंटीजन जो है उसके सेम नहीं पाए जाए, एंटीबॉडी सेम नहीं पाए जाए। तो किस से लेगा? ए जो है ए से लेगा और ओ से लेगा। ये ओ से क्यों लेगा? ओ से इसीलिए लेगा क्योंकि इसकी एंटीजन अनुपस्थित है, इसीलिए ले लेगा क्योंकि एंटीबॉडी तो ए में क्या है? बी। समझ में आ गई बात? ये इससे लेगा ए और बी से। बी वाला जो है किससे लेगा? बी और ओ से। और ए बी वाला किससे लेगा? ए बी एंड ओ। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, मतलब सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो जो ब्लड ग्रुप है वो किससे लेगा? के और ओ से। अब देखो समझने की बात ये है, ये इतने बड़े टेबल याद आए, इसके लिए छोटे से ट्रिक है। जैसे अपन यहाँ बना लेते हैं ए बी एंड ओ। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये खुद को तो देगा इसी, किसको देगा? इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब सबसे ग्रहण करेगा। तो क्या करेगा? ये इसको भी लेगा, इससे भी लेगा और इनसे भी लेगा और इसके साथ में इससे भी लेगा। ए बी जो है, बी जो है खुद से भी लेगा, ए जो है खुद से भी लेगा। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं, ये वाले जो टेबल तैयार करें, एंटीजन और एंटीबॉडी तो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में किसको लेगा, किसको देगा, ये अगर कंफ्यूज होता है तो इस तरह से ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान रखने की बात ये देखो, ओ जो है वो किस को दे रहा है? बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, सॉरी ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और खुद को भी दे रहा है। ऐसी कंडीशन है, वो देगा ये सबको देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखना ए बी जो है वो किस को देगा? ए बी तो केवल किसको ही दे रहा है? ए बी को ही दे रहा है। और किसको दे रहा है? किसी को नहीं दे रहा। तो देखो ए बी किसको देगा? ए बी को ही देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं ए किस को देगा? तो ए देखो किस को दे रहा है? ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये खुद को दे रहा है और इसके बाद में किसको दे रहा है? बी। अब देखो बी किसको दे रहा है? बी जो है वो खुद को दे रहा है और इसके साथ में ए बी को दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब देखो लेने की बात है तो इसमें ए जो किससे ले रहा है? एक तो ए से ले रहा है और किससे ले रहा है? ओ से ले रहा है। देख लो इधर, ये किससे ले रहा है? ए जो है एक तो ओ से ले रहा है और एक इससे ले रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला टेबल थोड़ा सा ध्यान रखें। कैसे फॉर्मेट किया है अपन ने, फिर से देख ले एक बार किस तरह से बनाया है अपन ने इसको। देखें एक बार, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। समझ में आ गई बात? पहले तो ये देखें कि ओ जो है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो किसको डोनेट करेगा? इन सबको डोनेट करके इसे। ठीक है, और खुद का खुद को देगा इसे। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब सबसे ग्रहण करेगा। तो क्या करेगा? ये सबसे ग्रहण करेगा। ठीक है, अब देखो ये खुद के देंगे आपस में एक दूसरे को, तो देंगे इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गई टेबल आपका ये रुधिर